औरंगाबाद के रहमानिया कॉलोनी में वंचित बहुजन अघाड़ी के जानिब से गुज़िश्ता शब आरएसएस की जहरीली जड़ें और भारत का मुस्तकबिल के उन्वान से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मारूफ तहक़ीक़ाती सहाफ़ी निरंजन टकले ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फ़ारूक अहमद भी मौजूद थे। मुकामी सतह पर तंजीम के ज़िम्मेदारान तैयब ज़फ़र, अमित बोईगल, राहुल मकासरे और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सदर जावेद कुरैशी ने भी जलसे से खिताब किया। निरंजन टकले ने अपने खिताब में कहा कि आरएसएस ने अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अब तक हुकूमत के किसी भी इदारे में इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इनका कहना था कि आरएसएस की बुनियाद नफ़रत की सोच पर रखी गई थी और आज भी वो इसी नज़रिए पर कारबंद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस की सरगर्मियाँ हिंदुस्तानी आइन और क़वानीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब कोई कारकुन गिरफ़्तार होता है तो तंजीम इससे लाताल्लुक़ ज़ाहिर करती है, क्योंकि इनके अरकान का कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। टकले ने यह भी कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में बम धमाकों जैसे वाक़यात में मुलविस होने के बावजूद आरएसएस के कारकुनों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ऐसी संगठन के बारे में बोलना है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी कानून के तहत उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बावजूद अब ये 25,000 करोड़ लाए कहां से, वो जमा कहां किए, बैंक अकाउंट कहां है। जब औरंगाबाद का किस्सा आया, राहुल मकासरे और विजय वाहुल जिन्होंने वो उनकी कुछ सदस्य नोंदणी कर रहे थे और उसको रोका, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया गया, तो जो संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या कर रहा था वहां पे, मतलब किस कानून के तहत वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस कॉलेज के बाहर बैठ के, यही पता नहीं है। लेकिन इस बात की जड़ों तक हमको जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्यों करते हैं। ये इतिहास बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो इन्होंने 100 साल पहले लिखा हुआ है। आज जब सीए एनआरसी आता है तो गोलवलकर ने पहले वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज इन दिस कंट्री विल हैव टू आइदर एसिमिलेट, इस देश के अल्पसंख्यकों को या तो बहुसंख्य हिंदुओं के साथ मिलना पड़ेगा, उनमें शामिल होना पड़ेगा, या तो शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं की दया पर उनको जीना पड़ेगा, उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं, ये अल्पसंख्यक, दलित, क्रिश्चियंस, इनके बारे में ये लिखा हुआ है। तो ये 100 साल पहले लिखा है, आज हमको सीए एनआरसी के रूप में वो दिखता है कि आज वो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ऐसी हर चीज है। उन्होंने एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि आरएसएस के जिम्मेदारान ने अमेरिका में एक एजेंसी को $330,000 की रकम दी है, जिस पर यह सवाल उठाया गया कि आखिर वो कौन सी गैर कानूनी सरगर्मी थी जिसे छुपाने के लिए इतनी रकम दी गई। उन्होंने तकरीर के दौरान इस बारे में दस्तावेजात भी पेश की। तो यूएस में रटगर यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिसर्च किया अमेरिका में, और ये रिसर्च किया कि अमेरिका में हिंदुत्व जो आ रहा है उसकी वजह से अमेरिका की संविधान में जो वैल्यूज दी है, इक्वालिटी का होगा या सेक्युलरिज्म का होगा, उसको कितना खतरा है। और वो रिपोर्ट बनाकर उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को दिया। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को देने के बाद आरएसएस ने यूएस में लॉबिंग फर्म को हायर किया। वहां पर लॉबिंग करना कानूनी है, यहां पर हम उसको दलाली बोलते हैं। तो आरएसएस की दलाली करने के लिए उन्होंने वहां पर एक एजेंसी को हायर किया। यह उसका सबूत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाम से उन्होंने इस एजेंसी को हायर किया, और उस एजेंसी को अभी तक 6 महीने में $330,000 का पेमेंट किया, मतलब करीब 3 करोड़ रुपया दिया। अब ये कहां से दिया? इनका तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। 3 करोड़ रुपया यूएस डॉलर्स में इनके पास आया कहां से, दिया किसने? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? अब इसका इन्वेस्टिगेशन यूएस करने वाला है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन वहां पर होगा, और इसलिए वो यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनको कानून के दायरे में नहीं आना है। आएंगे तो इनका ऑडिट होगा, आएंगे तो इनकी मेंबरशिप उनको जाहिर करनी पड़ेगी। अभी तक जो होते आ रहा है कि गांधी जी की हत्या हो गई, इन्होंने कह दिया नथुराम गोडसे से हमारा कोई संबंध नहीं है। मालेगांव के बम ब्लास्ट हुए, इन्होंने कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हमारा कोई संबंध नहीं है।
तो यह हमेशा कहेंगे कि इनसे हमारा संबंध नहीं है। अगर कानून के दायरे में आ गए तो इनको इनकी मेंबरशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी और फिर ये झुठला नहीं सकेंगे कि इनका हमारा संबंध नहीं, उनका हमारा संबंध नहीं। और ये बार बार साबित करते हैं। अभी आपको मैंने कागज दिखाया। जिस दिन मोहन भागवत ने ये कहा कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके दूसरे दिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का डॉक्यूमेंट बाहर सामने आ गया कि इन लोगों ने $3,30,000 वहां पर दिए हैं। तुमने ऐसा कौन सा गोबर खाया है कि तुमको दलाली करने के लिए, अमेरिकन सरकार के पास दलाली करने के लिए 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है? ऐसा क्या किया है? इसकी क्यों जरूरत आई है? कुछ तो किया है गलत, जिसकी वजह से तुम। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जिस एजेंसी को इन्होंने वहां पर हायर किया हुआ है दलाली करने के लिए, वही एजेंसी पाकिस्तान की भी एजेंट है, वही एजेंसी। तो पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं वही आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। अब इससे बड़ी मिली भगत और क्या चाहिए? ये बार बार हम देख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्ज़ाम की तायद करते हुए कहा कि बिहार के इंतखाबात में बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की तारीखी कामयाबी वोट चोरी का नतीजा है। इनका कहना था कि अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन कमीशन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, जो इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है। बिहार के चुनाव हुए, ये कहां थे? सऊदी अरेबिया में थे। जब पहलगाम का हमला हुआ तो ये सऊदी अरेबिया से वापस आए। गए कहां? पहलगाम नहीं, डायरेक्ट बिहार गए चुनाव में भाषण करने के लिए, और बिहार में जाकर इंग्लिश में भाषण दिया। मतलब वो कहते रॉन्ग नंबर को मिस कॉल दिया, लेकिन वो भी रॉन्ग नंबर को दिया। बिहार में चुनाव का भाषण इंग्लिश में कर रहे हैं। और खत्म कब हुआ? जब लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ। ये कहां गए? भूटान। तो ये 2 हमलों के बीच चुनाव हुआ, और इस चुनाव में हमने सभी ने देखा किस तरह से वोट चुराए गए। इसके पहले भी 2 बार कर्नाटक में क्या हुआ हमने देखा हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सब आई विटनेस है उसके लिए। महाराष्ट्र के चुनाव जिस तरह से हुए। अब मेरा ये बेसिक संवैधानिक अधिकार जो है वो अगर छीना जा रहा है, मेरा संविधान ये कहता है कि मेरे वोट की कीमत और अंबानी के वोट की कीमत एक है। जब मेरे नाम पर और 2 वोटर्स है या और 3 वोटर्स है तो मैं वोट करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 है। जब मैंने जिस पार्टी को वोट किया उसके खिलाफ अगर कोई बीजेपी को वोट करता है मेरे ही नाम पर, तो मेरे वोट की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि मेरे वोट को उसने काटा। फिर तीसरा जब वोट करता है मेरे ही नाम पर, तो मेरे वोट की वैल्यू माइनस हो गई। और ये हर चुनाव में हो रहा है, हम देख रहे हैं। किस किस के नाम से यहां पर बने, कुत्तों के नाम से भी वहां पर कार्ड बने। बिहार में डॉग बाबू नाम से वोटर कार्ड बना। ये देखा है सबने। इसके कई सारे वीडियोस भी आए, ये फोटोग्राफ्स भी वो वायरल हुए। लेकिन इस तरह से अभी चुनाव चोरी हो रहे हैं, और चुनाव चोरी कर सकते हैं इस कॉन्फिडेंस की वजह से इनको अभी आम लोगों की अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी लोग कितने भी नाराज हो जाएंगे तो भी ये चुनाव चोरी कर लेंगे। तो ये चोर सरकार है, चाहे महाराष्ट्र में बैठी हो या वहां पर दिल्ली में बैठी हो। इन्होंने ही वादे किए थे ना किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं माफ करेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। निरंजन टकले ने मजीद कहा कि आरएसएस और बीजेपी की नज़रियात को मानने वाले मुल्क में सिर्फ 15% लोग हैं, जबकि 15% लोगों को बहला फुसला कर अपने हक़ में वोट देने के लिए बीजेपी आमादा करती है। बाकी 70% लोग इनके नज़रियात के मुखालिफ है। उन्होंने एक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के एक वज़ीर के बेटे ने किसानों के एहतजाज के दौरान अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा दी, जिससे कई किसान हलाक हो गए। जब वज़ीर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया तो आरएसएस के हामियों ने कहा कि बेटे के जुर्म की सज़ा बाप को नहीं दी जा सकती। निरंजन टकले ने सवाल उठाया कि फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मज़ालिम का बदला हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों लिया जा रहा है।
और हर चीज को आप देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसके खिलाफ यहां पर हिंदू आक्रोश मोर्चा बनाया गया, नासिक में हुआ, शायद यहां भी हुआ होगा, हर जगह पे महाराष्ट्र में जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त भी मैं ये बात कह रहा था कि यहां लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में, आप सबने पढ़ा होगा, लखीमपुर खीरी में भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने अपनी थार जीप के नीचे 5 किसानों को कुचलकर मार डाला। तब यह कहा गया कि उसके पिता ने, टेनी, उसने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मंत्री बना रहा है तब तक बेटे की जांच ये निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। तब ये लोग कह रहे थे, संघ के लोग कह रहे थे कि बेटे ने जो किया उससे बाप का संबंध नहीं है। बेटे ने जो किया उससे अगर बाप का संबंध नहीं है तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हमारे यहां के मुसलमानों का क्या संबंध है। लेकिन नफरत के लिए यहां पर उसके लिए मोर्चे निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल पूछना जिस मीडिया की जिम्मेदारी है वो ये नहीं निभा रहा, और अगर वो नहीं निभा रहा तो उससे सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। फारूक अहमद ने अपने खिताब में कहा कि आरएसएस की नफरत अंगेज सोच का मुकाबला सिर्फ शाहू फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मसावात के नज़रिए से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मसावात और इंसाफ का दर्स हमें दिया है और हमें मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर की किसके खिलाफ की? वो बेकायदेशीर गैर कानूनी आरएसएस वालों पे नहीं, उस गैर कानूनी मुहिम को रोकने वाले राहुल मकासरे के ऊपर की। इसका मतलब आप पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को कलेक्टर कमिश्नर ऑफिस से हुक्म नहीं आ रहे, आरएसएस के ऑफिस से आ रहे। इसलिए इस आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा निकालकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस हुकूमत को कहा है कि अगर आरएसएस के ऑफिस से अगर तुम पुलिस को हुक्म दोगे तो उस आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने की, मोर्चा करने की, एहतजाज करने की जुर्रत वंचित बहुजन आघाड़ी में है। यह दिखाने का काम हमने किया है। और हमारी क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस मुल्क के सियासतदानों को एक सबक दिया कि तुम अपने बंगले में बैठकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब भी कोई ऐसे मोर्चे करने की हुक्म देते हो जहां पे पुलिसों से लेकर सरकारों की मुखालफत होती है, तो वहां तुम हमारे बहुजनों के बच्चों को भेजते हो ताकि ये अटके, इन पे केस हो जाएं, इनको कोर्ट के चक्रा लग जाए और अपने बेटों को, बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने लंदन में पढ़े हुए अपने बेटे सुजात अंबेडकर को आरएसएस के मोर्चे की क़यादत करने के लिए औरंगाबाद के सड़कों पर भेजा था। अगर ये जहरीली जड़ें हैं जिसको बाबा साहब ने विश्ववल्ली कहा है, इन जहरीली जड़ों को अगर काटना है तो संविधान का, मसावत का हथियार उठाना पड़ेगा। मसावत फुले शो अंबेडकर की बुनियाद है। यही मसावत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दुनिया को दी है और वही इसकी कैंची है। समता और मसावत के बल पर ही हमारे से इसकी जहरीली जड़ें काट सकते हैं। इत्तेहाद फ्रंट के जावेद कुरैशी ने कहा कि औरंगाबाद में मुसलमानों और दलित समाज के इत्तेहाद से पार्लिमानी नशिस्त जीती गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस इत्तेहाद को तोड़ दिया। उन्होंने नाम लिए बगैर मजलिस के रियासती सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील पर तनकीद करते हुए उन्हें इत्तेहाद ख़त्म करने का जिम्मेदार ठहराया। जो नंबर हमारे पास है वही नंबर पे फैसला करना पड़ेगा। मुस्तफा फारूक साहब से बहुत बार बहस हुई कि शहर में पार्लियामेंट जीत नहीं सकते हम, लेकिन मुसलमान सुनने को तैयार नहीं। और जब जीते तो किसी का साथ था हमारे पास, वो साथ कहां चले गया? किसकी नजर लग गई उसको? किसने कहा कि मुझको धंधा करना है, साथ नहीं चाहिए तुम्हारा? किसने कहा ये? अजीज साथियों, तो धंधा करने वाले को अब जरा थोड़ा उनको आराम करने की जरूरत है।
उनको आराम आप ही दे सकते हैं। अभी कुछ लोगों को आराम दे दिया हमने और आने वाले वक्त में और आराम देंगे, क्योंकि अगर हमने वो उठे नहीं तो इतने इतने बाटुक तैयार हो जा रहे हमारे खिलाफ बोलने को। ये कोकन का एक बाटुक है, वो बहुत बोल रहा कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। हम उसको चैलेंज करते हैं इस स्टेज से, ए बटिया, ए बाटुक, तेरे में हिम्मत है तो आ इस रहमानिया कॉलोनी के अंदर, हम तुझको बताते हैं कि तेरा इस्तकबाल कैसा किया जाता है। हम बताएंगे उनको कि कैसा इस्तकबाल करने की भी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि उसके 7 जन्म याद रखेंगे कि इतना अच्छा इस्तकबाल कभी हमारा नहीं हुआ। राहुल मकासरे, जिनके खिलाफ आरएसएस के मेंबरशिप मुहिम के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्होंने कहा कि आरएसएस एक गैर कानूनी तंजीम है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। जलसे में मकामी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।